तो शुरू करते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 में बहुत बेसिक है, सॉरी यूनिट 5 नहीं, यूनिट 4 है ये। सबसे आसान है, सब लास्ट यूनिट है और इस फिजिकल एजुकेशन की, और बहुत आसान है। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहले ट्रेडिशनल गेम्स जैसे आजकल के गेम होते हैं, वीडियो गेम हो गया या कोई भी गेम होता है, ऊनो हो गया, ट्रम्प कार्ड हो गया, इससे ना कुछ डेवलप नहीं होता। ऊनो वगैरह से कुछ माइंड का कोई डेवलपमेंट नहीं होता बच्चों का। पहले के गेम्स में क्या होता था, बच्चों के माइंड का डेवलपमेंट, मोटर मोटर स्किल्स डेवलप होती थी। मोटर मतलब क्या होता है, मोटर स्किल्स का मतलब होता है हाथ पैर जो भी फिजिकल मोशंस बच्चे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोटर स्किल्स की। प्रॉपरली उनका कोऑर्डिनेशन आ पाए, हाथ पैर में उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आ पाए, ऐसे गेम्स बच्चे खेलते थे पहले। ठीक है। तो उन्हीं गेम को हम जानेंगे, ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में। पहला है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडे के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें दो डंडे यूज होते हैं, गिल्ली होती है और गिल्ली को हम लोग मारते हैं डंडे की हेल्प से। ठीक है। टू वुडन स्टिक्स होती है, लिखा हुआ है साफ, इसमें डंडा होता है, गिल्ली होती है। गिल्ली ऐसी दिखती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, ये गिल्ली है, ये डंडा है। ठीक है। इस गिल्ली को जमीन पर रख के और इस कॉर्नर पर मारते हैं, और जैसे ही ये इस कॉर्नर पर घलती है, गिल्ली ऊपर उछलती है, फिर इसको डंडे से मारा जाता है। देखो ऐसे इसको जमीन पर रख के इसको मारते हैं बच्चे, देखो ऐसे खेल रहे हैं। तो ये गिल्ली डंडा होता है। ठीक है। वापस से अपने आते हैं। अब जो ये ओल्डेस्ट गेम है गिल्ली डंडा। और हाँ, जब जब गिल्ली को मारते हैं, तब जो फील्डर होता है इस गिल्ली को कैच करता है। अगर उसने गिल्ली को पकड़ लिया, कैच कर लिया, तो वो बैट्समैन जो होता है वो आउट हो जाता है। ठीक है। गिल्ली डंडा से ही क्रिकेट बना हुआ है एक तरीके से, ये पकड़ लो। गिल्ली डंडा आज से 2500 साल पहले का गेम है, सबसे पुराना गेम है ये। ठीक है। ओल्ड ओल्ड स्पोर्ट्स है ये। और फिर अगर वो कैच कर ली, गिल्ली जो उछलेगी हवा में, उसको कैच कर लेगा, तो भाई सामने वाला बंदा, बैट्समैन जो गिल्ली को मार रहा है, वो आउट हो जाएगा। ये पहले गिल्ली डंडा गेम हो गया। दूसरा जो कंचे, कंचे होते हैं मार्बल्स। ठीक है। ये देखा होगा तुमने, इसको उंगली, दो उंगलियों में फंसा के ऐसे मारते हैं, इसमें मिडिल फिंगर्स में फंसा के इसको शूट करते हैं मार्बल्स को। ठीक है। और ये कंचे जो होते हैं इनको मार्बल्स बोलते हैं इंग्लिश में। और एक कांच के बनी हुई गोलियां होती हैं, थोड़ा सा शो करता हूँ मैं, ऐसी गोलियां होती हैं। देखो इसको उंगली से ऐसे मारते हैं, ये देखो बच्चे ऐसे खेलते हैं इसको, ये कंचे रखे हुए हैं, इसको उंगली से मार के खेलते हैं। देखो इसको मार्बल्स बोलते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, अगला है स्टापू। स्टापू जिसे बोलते हैं हॉप स्कॉच। ठीक है। ये नाम याद रखना, इंग्लिश वाले भी। मार्बल्स हो गया, मार्बल्स मतलब कंचे हो गया। स्टापू का मतलब तो हॉप्स कॉच। हॉप से समझ लो, हॉप मतलब क्या होता है, उछलना, उचकना, हॉप करना, उचकना। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जमीन पर एक एक थोड़ा टाइप का एक ब्लॉक्स बनाते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, और फिर एक पत्थर को, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, गिट्टी समझ ही गए होगे, पत्थर गिट्टी मतलब एक जिससे अपनी छत वगैरह बनती है, या पंचिया। गिट्टी या पंचिया, दो वर्ड याद नाम रखना, पंचिया और गिट्टी। उन ब्लॉक्स पर फेंकते हैं, फिर लंगड़ी करते हुए अपन लोग दूसरे ब्लॉक्स तक जाते हैं। ठीक है। ये देखो ऐसा ब्लॉक होता है। ठीक है। ऐसे हम लोग बनाते हैं। लड़कियों को तुमने खेलते, लड़की या लड़कों को खेलते हुए देखा होगा, वो एक टांग पर इधर उधर जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर वापस आएंगे उस पत्थर को उठा के या उस गिट्टी को उठा के। गिट्टी या पंचिया जिसे हम बोलते हैं, उसको उठा के वापस आएंगे। ठीक है। तो ये होता है इसमें इसमें नंबर्ड स्क्वायर होते हैं, देखो इसमें नंबर लिखा हुआ है, नंबर्ड स्क्वायर होते हैं इसमें, जिसमें नंबर लिखा हुआ है, ऐसे स्क्वायर्स होते हैं। और बंदा फिर लंगड़ी करता हुआ जाता है और वापस आता है उसको उठा के। तो ये तुम्हारा एक तरीके का लंगड़ी कर रहा है, तो क्या डेवलप हो रहा है, फिजिकल बैलेंस डेवलप होता है, उससे फिजिकल बैलेंस करना अच्छे से आता है। फिर आ जाओ आखिरी में गुट्टे। इसमें 5 स्टोन्स होते हैं, एक स्टोन हवा में उछालेंगे, फिर नीचे से दूसरा स्टोन उठा लेंगे, और फिर 5 स्टोन्स का बैलेंस करना, वो सब इस गेम में होता है। आपने गर्ल्स को खेलते हुए देखा होगा, अधिकतर मैंने तो लड़कियों को ही खेलते देखा है स्टोन्स वाला गेम। गिल्ली डंडा लड़कों को खेलते देखा है, कंचे लड़कों को खेलते देखा है, स्टूपा अधिकतर लड़कियों को, और गुट्टे अधिकतर लड़कियों को मैंने खेलते देखा है। ठीक है। अब आ जाओ दूसरी टाइप की चीज, रिक्रिएशन क्या होता है। ठीक है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन देखो वो काम होता है जो करने में हमें मजा आता है। सिंपल सी बात है, हम अपना माइंड रिलैक्स करने जाते हैं, तो हम एक तरीके से रिक्रिएशन करने जाते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में, रिक्रिएशन मतलब होता है कि हमने किसी एक्टिविटी को जो हमने पहले करी थी, उसको दोबारा से दोहराना, जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है। एक एक्टिविटी जो हमें प्लेजर देती है और हमारे माइंड को और बॉडी को रिफ्रेश कर देती है। जैसे आप मूवी देखने चले गए, जैसे अपन लोग कहीं बचपन में कहीं घूमने गए हों, मतलब कोई हिल स्टेशन वगैरह घूमने, हमने वहां घूमने चले गए, कोई
पसंद की चाट है, कुछ खाना पीना है, हम लोग वो खाने चले गए, मॉल घूमने चले गए, ठीक है, साइकिलिंग करने चले गए, कोई म्यूजियम घूमने चले गए, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है अपनी, क्या कहते हैं, रिक्रिएशन वाली चीजें होती है, और इससे हमें मन में शांति, बॉडी को भी शांति मिलती है, ठीक है। अब इसका फिलॉसफी क्या है, रिक्रिएशन करना जरूरी क्यों है, तो उसके उसके जरूरी क्यों है, उसके लिए तीन बंदों ने फिलॉसफी दी है। द सरप्लस एनर्जी थ्योरी। सरप्लस एनर्जी थ्योरी मतलब होता कि दी थी शिलर एंड स्पेंसर। ये नाम याद रखना, तीन नाम इसमें रटने पड़ेंगे, बस इसमें तीन ही नाम रटने इस पूरी यूनिट में, बाकी सब तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। भाई एक्स्ट्रा एनर्जी जो बॉडी की होती है वो आप दूसरे कामों में लगाओ, रनिंग वगैरह कर लो, जिमिंग वगैरह कर लो। ये शिलर स्पेंसर ने ऐसा कुछ थ्योरी कुछ दिया था। ऐसी रिक्रिएशन थ्योरी है जो पैट्रिक ने दी थी, और एंटिसिपेटरी थ्योरी कार्ल कार्ल ग्रॉस ने दी थी। कार्ल ग्रॉस, एंटिसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रॉस, रिक्रिएशन थ्योरी पैट्रिक, और सरप्लस एनर्जी थ्योरी शिलर ने दी। तो ऐसे लो, सरप्लस में एस आ रहा है तो शिलर और स्पेंसर में भी एस आ रहा है, तो ऐसे पकड़ दो, ठीक है। रिक्रिएशन में आर आ रहा है तो आर के नीचे का डंडा हटा दोगे तो पैट्रिक बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ बना लो। एंटीसिपेटरी थ्योरी एंड से कुछ समझ लो यार, उसको बना लो मेमोनिक्स, कुछ भी बन सकता है। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रिएशन का, ये सोशलाइजिंग करता है, लोगों से मिलवाता है हमें, और मेंटल रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एजेंसीज कौन सी क्या क्या काम करती है हमारे रिक्रिएशन में, क्या क्या हेल्प करती है। गवर्नमेंट एजेंसी हमारे घूमने के लिए म्यूजियम बना देती है, नेशनल पार्क बना देती है। तो देखो हम म्यूजियम घूमने गए थे, नेशनल पार्क बनाते, लोग नेशनल पार्क घूमने जाते हैं। जो कमर्शियल एजेंसीज होती है वो लोगों के घूमने के लिए सिनेमा हॉल बना देती है, क्लब्स बना देती हैं, मॉल्स बना देती हैं, थिएटर्स बना देती हैं, ठीक है। ऐसी चीजें बना देती हैं, या कोई क्या कहते हैं, तुम्हारे शॉप्स बना देती हैं, गेमिंग शॉप्स बना देती हैं। तो ये कमर्शियल एजेंसीज काम करती हैं अपने रिक्रिएशन के काम के लिए। प्राइवेट वॉलंटियर एजेंसीज क्या करती है, यूथ हॉस्टल्स या फिर गाइड्स वगैरह बना देती हैं या स्काउट करने के लिए। अब इतना समझ में ये मेरे को भी नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। आज एग्जाम है 11 बजे, जल्दी जल्दी से खत्म करो यूनिट 4 को। कैंपिंग एंड आउटडोर मैनेजमेंट। अब भाई कैंपिंग, जो लोग कैंपिंग करने जाते होंगे उन्हें पता होगा कि एक मूवी है कौन सी, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है में जो अंजलि होती है वो कैंपिंग करने जाती है अपनी दादी के साथ। वो एक पहाड़ पे एक हिल स्टेशन टाइप का कुछ होता है जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होती है, थोड़ा गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं, और एक प्रॉपरली फिर आखिरी में बोन फायर जलाते हैं, कोई गेम चलता है, फिर गाना भी गाते हैं। तो कैंपिंग में ये सब होता है। तो एक कैंपिंग एक सेटअप ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सब काम करवाता है, मतलब थोड़ा सा आपको रिक्रिएशन करवाएगा, थोड़ा सा एंजॉय करवाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा हल्का फील होगा। तो लोकेशन क्या होती है, समर कैंप्स, देखो आगे ना वो कुछ कुछ होता है। समर कैंप्स आर बेस्ट सूटेड फॉर हिल स्टेशन। हिल स्टेशन में समर कैंप लगते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा समर के टाइम ठंडा रहता है हिल स्टेशन में, इसलिए। इंडिया के अंदर जो ये जो हिल स्टेशन वाला सेटअप है सबसे ज्यादा काम करता है स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में जब थोड़ी देर ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, और स्प्रिंग सीजन में काम करता है बहुत अच्छे से। फिर होता क्या है समर कैंप के अंदर, देखो वो कैंप के अंदर, कैंप एक बिल्डिंग है समझ जाओ, उसके अंदर क्या क्या रहेगा। सबसे पहले एक चीफ ऑफिसर रहेगा, मतलब उस कैंप का मालिक, एक तरीके से उसको पूरा मालिक नहीं, पूरा मेन मैनेजर, जैसे बोलते चीफ कैंप डायरेक्टर बोलते, वही सारा कुछ एक्टिविटी उसके अंडर में, उसके देख रेख में होगा, चीफ चीफ कैंप डायरेक्टर के देख रेख में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है फूड मैनेजमेंट। तो फूड मैनेजमेंट का एक फूड मैनेजमेंट मैनेजर होगा जो कि वहां का सारा खाना पीना देखेगा। और फिर आता है ऑपरेटर गाइडेंस। फिर ये तुम्हारा ऑपरेटर गाइडेंस है, ये तुम्हारा द कैंप ऑपरेट्स वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो जो भी उस इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होगा, वही जो पूरा जो कैंप लगा होगा उसका उसका जो प्रेसिडेंट होगा उसके अंडर में ये ऑपरेटर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्योंकि भाई ये हिल स्टेशन पर है, एक अनजान लोकेशन है, सारा कुछ अनजान है, तो लोगों की सेफ्टी भी जरूरी है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखो एक बंदा कम से कम तुम्हारे 50-60 लोगों को मैनेज कर रहा, तो हर किसी पर तो ध्यान दे नहीं पाएगा। तो डिसिप्लिन बहुत मस्ट है, स्ट्रिक्ट टू इंश्योर सेफ्टी एंड ऑर्डर, कि आपको जो ऑर्डर दिए गए हैं वो फॉलो करो जिससे कि आप सेफ रहो। तो ये कैंपिंग में होता है। इसको पॉज करके कैंपिंग को समझ लेना कि क्या क्या होता है। प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज। अब
प्रोग्राम कैंपिंग में क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज कुछ कुछ होता है, हमें क्या हुआ था, बास्केटबॉल का गेम हुआ था, ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज कुछ ना कुछ होती रहती होगी। तो क्रिएटिव वर्क शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंट इन कैंप शेड्यूलिंग। तो वहां पे भाई बच्चों को भाई क्रिएटिव वर्क सिखाते हैं, क्रिएटिव काम होगा। यूजुअली बच्चों या बड़ों को भी, कैंपिंग बड़े भी कैंपिंग करते हैं, यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंप। देखो ये कैंप फायर, मैंने कहा था ना बोन फायर जलाती है, कैंप फायर जलाएंगे, उसकी इर्द गिर्द घूम के गाने वाने गाएंगे, तो ये लास्ट डे पर होता है कैंपिंग के। तो ये चीज होती है। ऐसी स्टोन एज, स्टोन एज का एग्जाम्पल दिया गया कि जब स्टोन एज था, लोग अपने रिफ्रेशमेंट के लिए या रिक्रिएशन के लिए क्या करते थे, प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या करते थे, हंटिंग किया करते थे भाई। वो इंजॉयमेंट के लिए उनके पास ना टीवी था, ना कुछ ना कुछ था, ना ऊनो कार्ड थे, ना भाई कोई गेम वेम इतने डेवलप हुए थे, इतना दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ था। तो भाई अपना मूड फ्रेश करने के लिए क्या करें, हंटिंग करने निकल पड़ते थे। तो स्टोन एज में क्या करते थे, हंटिंग करते थे रिक्रिएशन के लिए। लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं एडवांस्ड योगिक क्लेंजिंग। ठीक है, छठ कर्म उसे बोलते हैं। योगा के लिए क्लेंजिंग है, आपको बताया था, धोती बोलते हैं, धोती, धोती मतलब चीजों को साफ करना, ठीक है, क्लीन करना। तो इसमें धोती आएगा, ध्यान रखना। एडवांस एडवांस योगिक क्लेंजिंग मतलब योगा करने से पहले आपकी क्लेंजिंग, आपके मन और आत्मा दोनों की क्लेंजिंग होना जरूरी है। तो क्लेंजिंग में सबसे पहले आता है त्राटक क्रिया। ये त्राटक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, टी से त्राटक और टी से थ्री। तो तीन टाइप की त्राटक क्रिया होती है, तीन टाइप की त्राटक। त्राटक क्रिया में कुछ नहीं होता है, किसी एक चीज को, या तो किसी एक चीज को बराबर घूरते रहो घूरते रहो घूरते रहो, ठीक है, उस पर भी पूरा फोकस कर दो, उसको बोलते हैं त्राटक क्रिया। थोड़ा खतरनाक होता है ये। और कहते हैं कि सामने एक फ्लेम को लेके, एक कैंडल फ्लेम या दिए को लेके उसको बस घूरते रहो, निहारते रहो, उसको डूब जाओ उसमें, उसको बोलते हैं त्राटक क्रिया। त्राटक या गेजिंग, इंग्लिश में बोलते हैं गेजिंग। डिस्टेंस, द त्राटक स्टैंड शुड बी, जो त्राटक का जो जो दिया या तुम्हारा कैंडल है, ये कम से कम 1 to 1.5 फीट अवे होना चाहिए आंखों से, ठीक है। जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है त्राटक क्रिया, 1 to 1.5, 1 से 1.5, 1 to 1.5, मतलब 1 से 1.5 फीट की दूरी पर होना चाहिए वो दिया और तुम्हारा, या फिर कैंडल जिससे प्रैक्टिस कर रहे हो। और त्राटक की ऐसा क्या बेनिफिट होता है, इससे राजयोग समाधि लगती है, राजा योग समाधि। तो ये वर्ड याद रखते हैं, राजा योग समाधि किससे लगती है, त्राटक क्रिया से। आई थिंक ये चौथी चीजें तुम्हें रटनी पड़ेगी यहाँ पर। एक तो तीन नाम वो ऊपर हो गए रिक्रिएशन की थ्योरी के बारे में, और ये तुम्हारा राजा योग समाधि, ये रटना पड़ेगा। त्राटक क्रिया तो बहुत कॉमन है, तुमने नाम सुना ही होगा। दूसरा और कॉमन, कपाल भारती। कपाल भारती में क्या होगा, कपाल भारती, कपाल भारती में तुम्हारे 3 टाइप्स के कपाल भारती होते हैं। अगेन तुम्हें पता है, पेट पिचकाना, XYZ करते रहते हैं। और एक टाइप की कपाल भारती होती है जिसे बोलते हैं इनवर्स कपाल भारती। इनवर्स कपाल भारती में क्या करेंगे, जिसमें पानी लेते हैं, एक नाक में डालते हैं और दूसरी नाक से निकालते हैं। एक हम चीज और पढ़ लेते हैं, धोती में यही धोती होती है, एक टाइप की धोती होती है, थी धोती या कुछ होता है, आप देखना पहले के लेक्चर में, उसमें नाक से पानी डाल के दूसरी नाक से निकालते थे, ठीक है। तो ये हो गया। इससे मेडिकल बेनिफिट क्या होते हैं, हमारा बंदे का कफ सही होता है, वात सही होता है, कफ और वात सही होता है कपाल भारती से, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। कफ और वात, कपाल भारती से क्या क्या ठीक होता है, तो कफ और वात, वात मतलब विंड, और कफ जो कि कफ है, फेलम बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो ठीक होता है। बस इसी के साथ यूनिट 4 खत्म हो जाती है, इससे क्वेश्चन बना लो।